दुनिया के दो भयानक न्यूक्लियर हादसे, यूक्रेन का चेर्नोबिल, जापान का फुकुशिमा, जिसने कई पीढ़ियों की जिंदगी बदली, दुख दर्द का मंजर दिखाया, कईयों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया, तो कईयों को बुरे हालातों का सामना करना पड़ा। ये मंडे मेगा स्टोरी है दुनिया के इन्हीं दो सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसों के अविश्वसनीय असर और इन्हें रोकने की। लेकिन सवाल यह है कि आज दो सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसों की बात क्यों? वजह एक ही है, रूस यूक्रेन जंग। 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया और पहले ही दिन रूसी सेना ने यहां के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा जमा लिया। जंग की आपाधापी में चेर्नोबिल के आसपास का रेडिएशन 20 गुना तक बढ़ गया। पुतिन के इस एक स्टेप ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया। सभी के दिमाग में इतिहास के दो भयानक परमाणु हादसों की यादें ताज़ा हो गई, चेर्नोबिल और फुकुशिमा। शुरुआत चेर्नोबिल से करते हैं। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर पर है, बेलारूस बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर दूर। 1970 के दशक में यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया गया। इसमें सोवियत के डिजाइन किए हुए 4 RBM के 1000 रिएक्टर लगाए गए, जिसे अब पूरी दुनिया एक बड़ी गड़बड़ मानती है। ये रिएक्टर देखने में जटिल है, इसे आम भाषा में समझिए। यूरेनियम-235 नाम के ईंधन का इस्तेमाल करके एटॉमिक रिएक्टर में हीट प्रोड्यूस की जाती है। इस हीट को पानी से मिलाकर भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन चलते हैं और बिजली बनती है। यह ऊष्मा अनियंत्रित ना हो जाए, इसलिए रिएक्टर के चारों तरफ कंट्रोल रॉड लगाई जाती हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट 1970 के दशक में लगाया गया था। दस्तूर देखिए, उसी साल इसी पावर प्लांट से महज 3 किलोमीटर दूर एक नया शहर प्रिपियात बसाया गया, जहां करीब 49,000 लोगों का आशियाना था। इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली एक रात एक आम रात से ज्यादा काली होगी। तारीख 26 अप्रैल 1986, समय सुबह 1:23। प्लांट की नाइट टीम ने एक टेस्ट शुरू किया। इस टेस्ट में जांच होनी थी कि अचानक बिजली सप्लाई बंद होने से टरबाइन कितनी देर तक चल सकता है। टेस्ट शुरू होते ही कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊष्मा बेहद ज्यादा बढ़ गई थी। महज 39 सेकंड में एक धमाका होता है और आग की लपटें नजर आती हैं। पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव पार्टिकल फैल जाते हैं। इस धमाके ने प्लांट में मौजूद 2 वर्कर्स की मौके पर ही जान ले ली और 1 हफ्ते के अंदर वहां मौजूद अन्य लोगों की रेडिएशन की वजह से जान चली गई। कई जांच रिपोर्ट्स में धमाके की 2 वजह मुख्य रूप से सामने आई। पहली, RBM के 1000 रिएक्टर की त्रुटिपूर्ण डिजाइन और दूसरी, कंट्रोल रूम में मौजूद कम अनुभवी लोगों की गलती। ये एक ऐसा हादसा था जो चेर्नोबिल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसे कंट्रोल करने की कवायद शुरू होती है। धमाके के बाद इमरजेंसी क्रू और फायर फाइटर्स ने 5 बजे तक शुरुआती आग पर काबू पाया, लेकिन ग्रेफाइट की आग को ठंडा करने के लिए 10 दिनों तक मशक्कत चली। बर्निंग कोर पर हेलीकॉप्टर से 10 दिनों में करीब 5000 टन बोरोन, डोरोमाइट, सैंड, क्ले और लेड डाला गया, जिससे रेडियो एक्टिविटी पर लगाम लगे। लेकिन आग बुझाने की जद्दोजहद में लगे चेर्नोबिल के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। हेलीकॉप्टर से गिराए गए मटेरियल जलती कोर में लावा बन गए और इस रिएक्टर के नीचे पानी जमा था। अगर ये लावा पानी तक पहुंचता तो इससे बड़ा धमाका हो सकता था और रिएक्टर से कोई बड़ी तबाही भी। इसे कंट्रोल करना एक सुसाइड मिशन था, जिसमें वहां से पानी निकालना जरूरी था। इस मिशन के लिए तैयार हुए 3 लोग, एलेक्सी एनानेको, वालेरी बेस्पालोव और बोरिस बारानोव। इन तीनों ने जाबाजी से मिशन पूरा कर लाखों लोगों की जान बचाई। इनमें से 2 शख्स आज भी जिंदा हैं। अब अगला टास्क था एटमॉस्फेयर में फैल गए रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढकने का। अगले 2 महीने में 6 लाख इमरजेंसी वर्कर्स ने ये काम
अपने जिम्मे लिया। सबसे पहले 4 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 160 करोड़ पाउंड स्टील का एक डोम बनाया गया। इसे ब्लास्ट हुए रिएक्टर 4 के ऊपर ढक दिया गया। ये स्ट्रक्चर महज 10 से 20 साल ही टिक सका था, इसलिए 2004 में यूक्रेन की सरकार ने इसे दोबारा बनाने का काम शुरू किया। 2016 में नया डोम बनकर तैयार हो चुका है, जो अगले 100 सालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लिक्विडेटर्स ने प्लांट और आसपास के इलाके को पूरी तरह क्लीन किया। इसमें बिल्डिंग्स, पुल, पेड़ पौधे तक को साफ किया गया। टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ी परेशानी है, इट इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। ठीक ऐसा ही हुआ इस हादसे के बाद भी। इसने कई लोगों की जिंदगी पर, हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर अपने निशान छोड़े। ब्लास्ट के कुछ ही घंटे में प्रपियात शहर के लोग बीमार होने लगे। 36 घंटे बाद यहाँ के लोगों को निकालना शुरू किया गया और 14 मई आते आते 30 किलोमीटर तक के इलाके को खाली करा लिया गया। इसमें करीब 1,16,000 लोग निकाले गए। अगले कुछ सालों में लोगों से कम रेडिएशन वाली जगह में जाने की हिदायत दी गई। इसके बाद करीब 6 लाख लोग विस्थापित हुए। चेरनोबिल हादसे के 3 महीने के अंदर 31 लोगों की मौत हुई थी। एक और आंकड़ा है जो चेरनोबिल हादसे की भयावह तस्वीर दिखाता है। 1991 से 2015 के बीच यूक्रेन और बेलारूस के कम से कम 20,000 लोगों को थायराइड कैंसर हुआ। ये वो लोग थे जिनकी उम्र चेरनोबिल हादसे के वक्त 18 साल से कम थी। चेरनोबिल में रेडिएशन लीक होने के बाद आसपास के पेड़ सूख गए और इस इलाके को रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा। चेरनोबिल के मौजूदा हालात अब बदल गए हैं। हादसे के बाद न्यूक्लियर इंडस्ट्री में कई बदलाव किए गए। आरबीएम के 1000 रिएक्टर के डिजाइन में भी बदलाव हुए। हादसे की जगह और एक्सक्लूजन जोन में इस वक्त भेड़िए, हिरण, गिद्ध, भालू जैसे वन्यजीव रहने लगे हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के पहले ही दिन चेरनोबिल पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। नतीजा देखिए, 24 फरवरी को रूसी सेना ने कब्जा किया और 25 फरवरी को, यानी कि एक दिन बाद ही, रूस और यूक्रेन की सेना की जंग से चेरनोबिल इलाके में रेडिएशन 20 गुना तक बढ़ गया। ये इस बात की बानगी है कि सिर्फ एक दिन और सिर्फ एक गलती कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। आइए अब दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हादसे फुकुशिमा के बारे में जानते हैं। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान के तटीय शहर ओकुमा में है। राजधानी टोक्यो से उत्तर पूर्व में करीब 220 किलोमीटर दूर। जापान ने इसे 1971 में बनाया। इसकी डिजाइन रिएक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता तक भूकंप के झटके सहने लायक तैयार की गई थी। ये प्लांट 4.69 गीगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता था, जिसमें कुल 6 बॉयलर यूनिट लगे हुए थे। फुकुशिमा में 1960 के दशक में डिजाइन किए गए बॉयलर वाटर रिएक्टर लगाए गए थे। 6 में से 3 रिएक्टर 1971 से 75 के दौरान लगाए गए थे। पहले यूनिट में 460 मेगावाट बिजली बनती थी। दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें से 1784 मेगावाट और छठवें यूनिट से 1100 मेगावाट बिजली तैयार होती थी। साफ तौर पर प्लांट काफी बड़ा था, लेकिन प्रकृति के आगे बेहद छोटा। वो इसलिए क्योंकि एक भूकंप ने इस हादसे को न्योता दिया। तारीख 11 मार्च 2011, समय 3:42। जापान के उत्तर पूर्वी तट होन्शु में 9.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत खिसक कर आगे बढ़ गई और भयंकर सुनामी आई। भूकंप के झटके महसूस होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए गए और रिएक्टर की कूलिंग के लिए जनरेटर स्टार्ट कर दिए गए। इमरजेंसी जनरेटर गर्म रिएक्टर को ठंडा कर पाते इससे पहले 14 मीटर की ऊंचाई तक पानी प्लांट में घुस गया। इमरजेंसी जनरेटर बंद हो गए, जिससे गर्म रिएक्टर पिघलने लगा और कुछ देर बाद हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक विस्फोट होते ही प्लांट से न्यूक्लियर फ्यूल निकलने लगा, जिसके समुद्र में मिलने से दुनिया को एक बड़े हादसे का डर सताने लगा। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया की नजरें जापान पर थी। जापान सरकार ने हादसे के बाद 3 स्तर पर मोर्चा संभाला। पहला, समुद्र के पानी को पंप कर बाकी बॉयलर को मेल्ट होने से बचाया। दूसरा,
न्यूक्लियर फ्यूल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को समुद्र में मिलने से रोकने के लिए प्लांट को चारों ओर से सील कर लिया गया। और तीसरा, प्रभावित लोगों के बचाव के साथ ही महामारी को रोकने के लिए पूरे इलाके में बोरिक एसिड का छिड़काव किया गया। जापान सरकार ने प्लांट के 20 किलोमीटर तक चारों ओर सील कर दिया था और साथ ही 30 किलोमीटर के रेंज से उड़ानों पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस हादसे में भी प्रकृति के आगे सब कुछ छोटा रहा और इसका असर लंबे समय तक रहा। विस्फोट के बाद हादसे को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट्स को प्लांट के अंदर जाने की जरूरत थी। इसके बाद जापान सरकार के आग्रह पर अपनी जान की परवाह किए बिना 500 बुजुर्ग आगे आए। ये सभी लोग रिटायर्ड न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं जिन्हें फुकुशिमा प्लांट की हर यूनिट के बारे में पहले से पता था। घटना के एक हफ्ते बाद टीम के कुछ लोगों को वहां रेडिएशन जांचने और टेक्निकल चीजों को ठीक करने के लिए भेजा गया था। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हादसे में मौके पर 2313 लोगों की और पूरे घटना में कुल 19,500 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद 20 किलोमीटर के क्षेत्र के भूमिगत पानी में रेडिएशन फैल गया, जिससे पानी के अलावा फल सब्जी में भी खतरनाक केमिकल मिले। दरअसल पानी में आयोडीन 131 नाम का एक खतरनाक रेडिएशन होता है। इससे शरीर में थायराइड कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब पानी में आयोडीन 131 ज्यादा पाया गया तो प्रभावित क्षेत्र का दायरा 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद केमिकल और रेडिएशन का असर सिर्फ एक पीढ़ी पर नहीं बल्कि कई लोगों पर देखने को मिला। फुकुशिमा ब्लास्ट के 10 साल बाद तक वहां साफ सफाई और लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई। फुकुशिमा व दूसरे प्लांट में 500 स्विमिंग पूल जितना 12 लाख टन रेडियो एक्टिव पानी जमा है। अब साइंटिस्ट सांप छोड़कर फुकुशिमा प्लांट के न्यूक्लियर कचरे, मिट्टी और पानी में रेडिएशन की मौजूदगी का पता लगा रहे हैं। सांप के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा चिप लगाया जाता है जो मिट्टी में मौजूद खतरनाक केमिकल की जानकारी हमें देता है। जापान सरकार ने अप्रैल 2021 में कहा था कि 2 साल में रेडियो एक्टिव पानी को ट्रीट कर प्रशांत महासागर में छोड़ा जाएगा, लेकिन पड़ोसी देशों ने जापान की इस बात का खूब विरोध किया। वजह थी इस पानी के समुद्र में मिलने से समुद्री जीवों और मछुआरों पर पड़ने वाला बुरा असर। जब ये प्लांट बंद हुआ तो जापान में एलएनजी और क्रूड ऑयल की कीमत में भारी वृद्धि हुई। पहली बार क्रूड ऑयल की कीमत $120 पर बैरल तक पहुंची। तो ये थी मंडे मेगा स्टोरी उन 2 न्यूक्लियर हादसों की, जिसके बाद 15 देश बट गए। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।